ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और है देख लेते हैं, है ना, फटाफट, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करते नहीं है, तो मेरी तरफ से ही कुछ हो जाए जिससे कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें, है ना, क्योंकि नए टॉपिक पढ़ाने का भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, इसलिए उन टॉपिक्स को करवा देता हूँ जो एंट्रेंस के लिए फायदे का है और आपको इसमें भी काम देगा, है ना? कौन सा है? प्रश्न? अच्छा, ठीक है, ठीक है।
के लिए वाईफाई की ये हालत है, जनरल नेट तो और प्रेस कर जाएगा। क्या रिलायबल सोर्स है यहाँ के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी है, पता नहीं क्या है, कितना एमबीपीएस है। ठीक है, चलिए प्रोग्रेशन पर कुछ काम करते हैं, है ना। जैसे आपको दिया हुआ है, आसान सा है, if ABC are in GP, are in geometric progression, and ax square plus bx plus c equal to 0, and dx square plus ex plus f equal to 0 have a common root. ठीक है, तो कहते हैं then show that d upon a, e upon b and f upon c are in AP. तो देखिए कितने टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, 2 टॉपिक, है ना, क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंशियल। ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन होता है। सिर्फ आइसोलेटेड आपको प्रोग्रेशन से नहीं पूछेगा, आइसोलेटेड क्वाड्रेटिक से नहीं पूछेगा, वैसा पूछ दिया तो स्कूल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन दोनों को मिला के पूछ दिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो गया। और दोनों टॉपिक की पहली लाइन पूछेगा, आखिरी लाइन नहीं, पहली लाइन पूछेगा। ठीक है, तब देखिए जो जो चीज है उन सब का यूज करते हैं। जैसे प्रोग्रेशन में भी एपी भी है और जीपी भी है, दोनों है ना। और क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट का भी है, देखने में कितना खतरनाक सा लगता है, कॉमन रूट है, पता नहीं क्या करना होगा नहीं करना होगा। लेकिन एबीसी जीपी में है, तो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक और केवल एक खास बात होती है, वो कौन सी होती है, कॉमन रेशियो होता है, 2 लगातार टर्म का रेशियो कॉमन होता है। तो जब एबीसी आर इन जीपी तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, यही एक है। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर मस्ट बी ए सी, पहली लाइन का मतलब आ गया, समझ गया। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले लिटरेचर से मैथमेटिकली लिख लीजिए, सबसे पहला काम ये है, क्योंकि ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैथमेटिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
का ही कोफिशिएंट एबीसी है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कितना आ जाएगा, बी ए स्क्वायर, देखिए 2 वहां से हटा दिया लग रहा है, 2bx यहाँ पर, ये 2bx है और यहाँ पर 2e है, टू बी एक्स, हाँ ठीक है, ई एक्स है, समझ गए, ये 2bx है, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 4ac, ये 2bx है यहाँ पर, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका ये हो गया 0, ठीक है, d 0, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है, d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो एक ही रूट है और एक ही रूट है और उसके साथ दूसरे के साथ कॉमन है, तो वही रूट इसका भी रूट होगा। अब देखिए, अब पहले क्वाड्रेटिक का रूट लिखते हैं अल्फा बीटा, तो क्या लिखते हैं आप, पहले क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा रूट जिसको कहते हैं आप, -2b प्लस माइनस रूट d और अपॉन 2a, b के जगह पर 2b आ गया, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2bx था, इसीलिए -2b मैंने लिखा। तो d 0 होने के बाद में रूट जो आ गया आपका -b/a आ गया, रूट इज -b/a। अब देखिए, इकलौता रूट इसका है और कहता है इन दोनों क्वाड्रेटिक का रूट कॉमन है, तो जो एक रूट उसका निकल के आया वो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो इसका मतलब dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f इक्वल टू 0, इसका भी रूट -b/a है, समझ गया, क्योंकि दोनों का रूट कॉमन था और संयोग की बात है कि पहले इक्वेशन का एक ही रूट है तो वही रूट दूसरे का भी रूट होगा, जैसे 2 होता तो ये कॉमन या वो कॉमन, है ना, लेकिन यहाँ पर जब एक ही रूट है इसका तो वही कॉमन होगा दूसरे के साथ, तो -b/a इज ऑल्सो रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन, तो रूट वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, रूट वो नहीं है जो फॉर्मूले से निकल के आए, तो -b/a दूसरे इक्वेशन में डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, d b² और अपॉन a स्क्वायर माइनस e, हाँ अच्छा इसमें भी 2 होगा, देख रहे हैं 2 छोड़ा है यहाँ पर, नहीं तो AP आएगा ही नहीं, यहाँ भी 2 है वहां भी 2 है, ठीक है, दोनों में 2 था, 2ex यहाँ 2e के जगह पर 20 लिखा है, देखिए 2e है, ठीक है, 2e है, क्योंकि आपके पास भी गया होगा, कहीं हो सकता है इसी में से गया हो तो करेक्ट कर लीजिए, 2ex 20 लिखा हुआ है, 2e है, 2ex तो माइनस ऑफ 2e और इंटू b/a और प्लस f इक्वल टू 0 हो गया, x के जगह पर मैंने -b/a डाल दिया, क्यों, तो वही -b/a दूसरे इक्वेशन का भी रूट है, ठीक है। अब b स्क्वायर के जगह पर ac, देखिए बार बार इसको यूज करना पड़ सकता है क्योंकि पहली लाइन यही थी, तो लिख लेंगे d/a² और इंटू b स्क्वायर इक्वल टू ac माइनस ऑफ 2e/b/a एंड प्लस f इक्वल टू 0, आ गया। अब देखिए a से a कैंसिल, है ना, ये a से एक a कैंसिल, ये आ गया। अब क्या करना है, d से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, है ना, d से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इस रिलेशन को देख लीजिएगा कि क्या क्या सब, या c से देख करके क्या लाना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। हाँ देखिए d/a चाहिए हमें, तो c को हटाना है, c को हटा दीजिए, तो d/a माइनस ऑफ 2e/b/ac एंड प्लस f/c इज 0। हाँ लास्ट बेंच लिखो, है ना, हाँ अभी वो बता रहे, नहीं दूसरे को भी बता रहे हैं आपने, बगल वाले को नहीं बताना, हाँ इनको भी पढ़ा रहे हैं आप, उनको भी आप बता रहे हैं, उनको नहीं बताना है, उनको पढ़ने दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है, दूसरे को नहीं बताना, दूसरे को बताया मतलब कंप्यूटर तैयार किया, तो पढ़ते समय
कंप्यूटर तैयार नहीं करते, अपने अपने पढ़ते। ठीक है, तो AC इक्वल टू, देखिए AC इक्वल टू बी स्क्वायर, तो D अपॉन A प्लस F अपॉन C इक्वल टू क्या आ गया 2E और B और अपॉन नीचे B स्क्वायर लिख दीजिए, आ गया। ये B और B कैंसिल, तब देखिए ये AP में यही होता है, इसका हम तो कह सकते हैं कि D अपॉन A, E अपॉन B एंड F अपॉन C, E अपॉन B ना, E अपॉन B एंड F अपॉन C आर इन AP। ठीक है, जैसे क्रिकेटर सबको देखते हैं कि खेलता रहता है वहां पर पिच पर, और साइड स्क्रीन पर कोई घूमता रहता है तो उसको कहता है बैठ जाओ, नहीं। ऐसे ही पढ़ाते समय क्या होता है, कहीं भी हलचल हो उसका इफेक्ट यहाँ पर होता है। पी लिखना चाहूंगा, F लिखाएगा, है ना। बॉल को मारना चाहेगा, बॉल इधर है, बैट इधर भाजता रहेगा, आउट हो जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ हटाओ उसको, है ना। तो इसीलिए कंसंट्रेशन रखते हैं। तो आप जैसे इधर उधर किए तो मैं भी इधर उधर कर दूंगा, नहीं 2 लिखना रहेगा, 2 छूट जाएगा, 2 ऊपर था नीचे आ गया, सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए हो गया D अपॉन, मतलब जो जो कहता था उतना काम हमने किया डिसिप्लिन वे में, जो लाना था। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, कोरोना काल भी है ना, उचित दूरी बनानी चाहिए, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट काम करिए। अब देखिए अभी ये एक आपका है, इसमें सारा प्रोग्रेस है लगभग, है ना, यानी तो 2 ही है, 2 वाला करिए पहले। कहता है सपोज ABC are in AP, are in AP, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर are in GP, ठीक है। एंड A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3/2, ठीक है। और एक और कंडीशन दे दिया है, विथ A लेस देन B लेस देन C, तो कह रहे देन फाइंड ए। समझ गया, A की वैल्यू निकाल, कंडीशन समझ गए, ये ABC आर इन AP, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन GP, और A प्लस B प्लस C 3/2 है। तो 3 कंडीशन, 3 अननोन सॉल्व हो सकता है ना। अब चलिए मैं कंस्टेंट लिख देता हूं, आप एक बार सॉल्व करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गलती कहां पर होती है वो पता चलनी चाहिए। आसान है, ABC आर इन AP, इसका मतलब क्या है, A प्लस C/2 इक्वल टू B, यही होता है। इसका मतलब A प्लस C इक्वल टू 2B, यही AP की पहचान है। तो पहली लाइन का मतलब ये हो गया। दूसरी लाइन का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन GP, इसका मतलब अभी भी हमने लिखा था कि 2 लगातार टर्न का रेशियो कॉमन है, यही होता है। इसका मतलब B रेज पर 4 इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर, आ गया। अब आपको काम करके बताना है, इसमें चूंकि एक लाइन मैंने लिख दिया तो आंसर आउट हो जाएगा। अब तीनों का सम 3/2 है, तो देखिए A प्लस C के जगह पर मैं 2B रख दूं, तो 2B प्लस B इज 3/2, इसका मतलब B की वैल्यू आ गई हाफ, B की वैल्यू अनकंडीशनली हाफ है। अब आपको A बताना है, ठीक है। इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके A की वैल्यू निकालनी है, जिसमें B आउट हो चुका है। B की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब A प्लस C इज 1, B हाफ जैसे ही हुआ तो A प्लस C की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। B की वैल्यू हाफ है तो A स्क्वायर C स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/4, सॉरी 1/16, ठीक है। अब आपको इसके आगे का काम करना है, आसान सा काम है, ठीक है। बीच का मैंने बता दिया, आपको A निकालना है, A निकालना, A स्क्वायर C स्क्वायर इज 1/16,
ठीक है, सी की वैल्यू इसमें a प्लस सी इक्वल टू 1 वाले इसमें रखेंगे, तो a की वैल्यू वाले लिख के देखिए कितना आता है बताइए, हैं सी 1/2, ए भी 1/2, तब ए इक्वल टू इसको देखिए, ये भी है ना, ये तो देखिए सी 1/2 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैंने घेर दिया है, ठीक है, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए, तभी जाकर के होगा। और बी हाफ मैंने निकाल दिया, जैसे बी हाफ आ गया, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में भाई जो एक ही ऑप्शन दिखता है हाफ से कम, तो वही होगा, नहीं तब आपको निकालना भी नहीं है, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिखता है कि हाफ से छोटी वैल्यू, वही ए होगा, बिकॉज ए हैज टू बी लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी नहीं हो सकता है, सी इक्वल टू बी नहीं हो सकता है, तीनों में प्योर इनइक्वालिटी। अब देखिए, अब यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे b रेज पर 4 इज a स्क्वायर सी स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर सी स्क्वायर इज 1/16, तो ac कैन बी 1/4 और -1/4 ऑल्सो, समझ गया ना, यहां से लिखते तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC भी हो सकता था, या बी स्क्वायर इक्वल टू -AC भी हो सकता है, लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, क्या नहीं बोले थे, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू -AC भी लिखना जरूरी है, नहीं तो दिमाग में अंदर में कैलकुलेशन क्या चलता रहता है, बी स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं है ना, तो ठीक है, बी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ए और सी से आपकी जान पहचान कब से हो गई, ए और सी पॉजिटिव होता है, आपके अंदर में चलता रहता है ए और सी तो पॉजिटिव है ही, पीछे माइनस लगा हुआ है तो -AC नेगेटिव हो गया, देख रहे हैं कितना हम अपने आप में बहुत चीजें ज्यूम कर लेते हैं, जो नंबर नहीं है उसको नंबर मान लेते हैं, जिसका साइन लाभ पता है उसका साइन पता कर लेते हैं, सब कुछ हम पता करके बैठे रहते हैं, तो -AC को हमारे दिमाग में नेगेटिव जगह मिल जाती है कि नेगेटिव ही है, तो इसीलिए बी स्क्वायर इक्वल टू -AC लिखते नहीं है, और जब तक -AC नहीं लिखेंगे तब तक आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू AC रख करके निकालेंगे तो आपका वही आ जाएगा हाफ, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बहुत प्यारा सा, है ना, a माइनस हाफ का होल स्क्वायर, c माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, जो कि है नहीं जवाब, ठीक है, तब बहुत दिक्कत होती रहती है कि जो आता है वो है नहीं और जो है वो आता नहीं है, तो देखिए AC इक्वल टू -1/4, -1/4 रखिए, वो भी हो सकता है, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/4 A, AC इक्वल टू -1/4 रखिए, 1/4 घर पे रख के देखिएगा, A इक्वल टू हाफ आ जाएगा, ठीक, तो A माइनस ऑफ 1/4A इज 1, अब 4A से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4A स्क्वायर -1 इक्वल टू 4A, पूरे इक्वेशन को मैंने 4A से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सबको फ्लैट कर दीजिए, 4A स्क्वायर माइनस ऑफ 4A और -1 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है, समझ गए कि C इक्वल टू मैंने -1/4A रख दिया, ये रखने के बाद में ये सब हुआ है, अब डायरेक्टली आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या नहीं तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, -4A + 1 इक्वल टू 2, दोनों साइड 2 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2A - 1 का स्क्वायर, नहीं 2A - 1 का स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 2A - 1 की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस √2, ये दो ऑप्शन है, अब देखिए, तो इसका मतलब 2A इक्वल टू 1 + √2 या 1 - √2, ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो A की दो वैल्यू आ जाएगी, हाफ प्लस 1/√2 या हाफ -1/√2, ठीक है, अब बताइए कि आपको कौन सा A पसंद है, ये तो ठीक लगता नहीं है क्योंकि ये मोर देन हाफ है ना, A मस्ट बी लेस देन हाफ,
तो इसीलिए यही वाला एक्सेप्टेबल है, हाफ माइनस 1/√2। तो ए की वैल्यू आ गई हाफ माइनस 1/√2। समझ गए क्यों? बिकॉज ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ये दिया हुआ है, और बी की वैल्यू इसमें हाफ आ चुकी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हाफ है, तो ए की वैल्यू हाफ से कम और सी की वैल्यू हाफ से ज्यादा। ठीक है, समझ गए क्या तमाशा था? तो इसलिए सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ आसान है, सिर्फ आपको हर चीज पर नजर टिकाए रखना है कि कहां पर गलती हो सकती है, कहां गलती करवा सकता है, क्योंकि सीधा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। प्रोग्रेशन 11th की बात करेंगे तो सिर्फ 2 लाइन है कि एबीसी आर इन एपी, वो भी 10th का ही है, एक लाइन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी, बस 11th की एक लाइन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी। बाकी सब जनरल मैथमेटिक्स है जो हमें बचपन में सिखाया जाता है सॉल्व करना। तो किसी एक चीज पर जबरदस्ती अपना ओपिनियन नहीं थोपते हैं, जैसे AC पॉजिटिव हो गया, ये नहीं थोपना है। P4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC लिख करके नहीं भागना है, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस AC भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि माइनस AC का स्क्वायर करेंगे तो भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और AC का स्क्वायर करेंगे तो भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसीलिए जो जो ऑप्शन दिखे उन सबको लिख के रखना है, बेकार होगा रखा रहेगा वहां पर, नहीं यूज करूंगा, लेकिन नहीं लिख के तब तो छूट जाएगा, तब तो ऑप्शन वही था, उसी से आना था, वही रह गया। ठीक है, और हाफ भी ऑप्शन होगा एक, सबसे पहला ऑप्शन वही होगा। चलिए, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, किसी तरह का और कहीं होगा, इसको करिए। देखिए कहता है आपको कि फाइंड द नंबर्स ABC between 2 and 18, between 2 and 18 such that first, ये शायद हमने किया भी था क्या? नहीं ना, their sum is 25। दूसरा कहता है नहीं ना, 2AB are in AP, और थर्ड कहता है आपको कि BC and 18 are in GP। समझ गए? ये 3 कंडीशन आपको दे दिया है और ये 3 नंबर निकालना है। कहता है देयर सम इज 25, तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C इज 25, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, 2AB आर इन AP, इसका मतलब 2 प्लस B इक्वल टू 2A, सेकेंड कंडीशन। सबको मैथमेटिकली लिख लीजिए, क्योंकि ये तीनों AP में है, 2A और B, तो बीच वाले का ट्वाइस दोनों बाउंड्री के सम के बराबर होगा, है ना। तो 2 प्लस B इक्वल टू 2A, ये आ गया। और थर्ड और आखिरी कंडीशन है C स्क्वायर इक्वल टू 18P, क्योंकि ये तीनों GP में है, तो बीच वाले का स्क्वायर दोनों साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर है ना। AP में होता है तो बीच वाले का ट्वाइस दोनों साइड वाले के सम के बराबर, और GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, अब 3 इक्वेशन 3 अंक मजे में सॉल्व करना है। अब आइए, तो इसके लिए करते क्या है कि सबको एक में एक्सप्रेस करें, सबको एक। तो जैसे ABC ए का सम दिया हुआ है 25, यहाँ B इक्वल टू लिख सकते हैं 2A माइनस 2, है ना। तो C को भी एक के टर्म में लिख लीजिए, लिखा सकता है A प्लस 2B माइनस 2, सॉरी 2A माइनस 2, 2A माइनस 2 यहाँ से, B is 2A minus 2 and plus C is 25, है ना। इसका मतलब C की वैल्यू आ गई 27 माइनस ऑफ 3A, आ गया। C की वैल्यू आ गई 27 माइनस 3A। B की वैल्यू है यहाँ से, जिसका हमने यूज किया है 2 टाइम्स A माइनस 1, 2A माइनस 2, ठीक।
अब चलिए, अब सी को भी ए के टर्म में रख दिया, अब थर्ड का यूज करना है। तो 27 माइनस ऑफ 3a का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इक्वल टू 18 और इंटू 2 टाइम्स a माइनस 1। आ गया, समझ गया कि सी भी ए के टर्म में आ गया, बी भी ए के टर्म में आ गया। अब सी और बी दोनों को थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए, सी स्क्वायर इक्वल टू 18 भी, तो एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 3 कॉमन ले ले तो 9 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 18 और इंटू 2 36 और a माइनस 1, 9 4 जा 36। इसको आप लिख सकते हैं 9 माइनस ए का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 81 इक्वल टू 4a और माइनस ऑफ 4। आ गया, अब जरा देखिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस ऑफ 22a और प्लस 85 इक्वल टू 0। तो 17 5 या 85 है ना, तो a की दो वैल्यू आ जाएगी 17 और 5 एंड 17। ठीक है, a माइनस 5 और इंटू a माइनस 17 में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो आप जरा देखिए, अब आपको a की वैल्यू रख करके b और c की वैल्यू निकालनी है। अब when a is 5, देखिए when a is 5 then b will be 2 times 5 minus 1 मतलब 8 and c will be 27 minus 3 times of 5 तो 12। चलिए संयोग से तीनों नंबर 2 और 18 के बीच का है। सबसे पहली लाइन थी कि फाइंड द 3 नंबर्स ABC बिटवीन 2 and 18। अब इसको जैसे ही हमने छोड़ दिया तो छूट गए, है ना, तब बहुत सॉल्यूशन दिखेगा। लेकिन अब जैसे ही आप a इक्वल टू 17 रखेंगे, हाँ बढ़ जाएंगे वैल्यू। When a is 17 then b is कितना, फेल हो गया, 2 times 17 minus 1 32 which exceeds which is more than 18, नहीं चलेगा। तब आगे c निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें 2 और 18 के बीच का नंबर चाहिए था। बाय द वे वो कंस्ट्रेंट छोड़ देता तब ये भी हो जाता, कोई और लिमिट दे दे तब इसका मतलब ये भी हो जाएगा सॉल्यूशन। समझ गए कि a की वैल्यू 17, b की वैल्यू 32 और c जो आएगा अपने नसीब से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन जो भी है वो पूरे कंडीशन को पहले में इनइक्वालिटी दे करके पूछ दिया, दूसरे वाले में भी एबीसी का कंस्ट्रेंट दे दिया, किसी के बीच का सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो जब तीनों वैल्यू उस लिमिट के बीच में आ जाए तो वो सेट सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, एक भी इधर उधर रहे तो सॉल्यूशन सेट नहीं कहलाएगा। समझ गए? सेकंड का चेक। नेक्स्ट देखिए, एक ये है आपका, कहता है कि द इंटीरियर एंगल्स of a polygon are in AP, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, ये हो सकता है आपको कहीं एंट्रेंस में भी पूछ दे, है ना, एंड है हाँ, एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, है ना, if common difference is 5 degree, तो then कहता है find number of sides, वही है ना, then find number of sides of the polygon। ठीक है, if the interior angles of a polygon are in AP and the smallest angle is 120 degree, सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है,
तो कह रहा है द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री है। तो कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, उस पॉलीगन में साइड कितना था ये बता। ठीक है, ये एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा। समझ, ऐसा ही क्वेश्चन सब होता है जिसमें एम्बिग्यूटी हो कि लगे कि पता नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन रीजन नहीं मालूम, वहां पर गलती करवा देगा। और प्योर एपी है इसीलिए पूछ सकता है, 10th में तो एपी है पढ़ना। देखिए, जैसे सबसे पहली बात कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल से ही आता है। हर पॉलीगन को डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलैटरल है मतलब 4 साइडेड फिगर है, उसमें कितना ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो 2 × 180 डिग्री। ठीक है, पेंटागन है, इसमें कितना ट्रायंगल बना सकते हैं 3, तो इसीलिए इसके इंटीरियर एंगल का सम 3 × 180 डिग्री काफी है। 3 टर्म काफी होता है प्रोग्रेशन को जानने के लिए। तो 3 साइडेड फिगर था तो उसमें 3 - 2 1 × 180 डिग्री। 4 साइडेड है तो 4 - 2 और इंटू 180 डिग्री। 5 साइडेड है तो 5 × 5 - 2 और इंटू 180 डिग्री। तो n साइडेड होगा तो n - 2 × 180 डिग्री। समझ गया। तो इसीलिए n साइडेड पॉलीगन में n साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये हो जाएगा एज n - 2 × 180। अब यही रेगुलर हो तो हर एंगल उसका बराबर होगा, हर साइड की लेंथ बराबर होगी। तो ईच एंगल विल बी n - 2 × 180 डिग्री अपॉन n। क्योंकि ट्राइएंगल है तो 3 एंगल 3 साइड 3 वर्टिसेस है ना। क्वाड्रिलैटरल है तो 4 साइड्स 4 एंगल 4 वर्टिसेस। ठीक है, तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा। n साइडेड पॉलीगन है तो n एंगल n साइड n वर्टिसेस। ठीक है, और रेगुलर है तो ईच एंगल विल बी इक्वल। तो n एंगल है, n एंगल का सम हमारे पास में है ही, n से डिवाइड करिए हर एंगल आ जाएगा। समझ गए। ये किसी भी पॉलीगन के लिए, इसके लिए रेगुलर होना जरूरी नहीं है, कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम इतना ही है। और जब वो रेगुलर हो गया तो n से डिवाइड कर दीजिए बाहर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये जनरल थॉट है। अब आइए, अब आपका एंगल जो एपी में है उसका सबसे छोटा टर्म 120 डिग्री दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इज 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। तो एपी के n टर्म्स का सम क्या होता है n/2 और इंटू 2a प्लस n - 1 और इंटू d। यही होता है सम टू n टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है, समझ गए। अब देखो, हाँ अभी आता आ गया। a = a दिया हुआ है आपको, a इज 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस d इज 5 डिग्री। n क्वेश्चन ही अपना n निकालना ही है, तब रख दीजिए। तो n/2 और इंटू 240 डिग्री 120 इंटू 2 प्लस ऑफ n - 1 और इंटू 5 डिग्री इज इक्वल टू n - 2 और इंटू 180 डिग्री। यही है, इस एपी के n टर्म्स का सम कितना है। अब देखिए, सब में से 5 डिग्री कॉमन लेकर आप कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा। तो n/2 और इसको 5 से डिवाइड करिए 48 है ना, और प्लस n - 1 इक्वल टू n - 2 और इंटू इसको 5 से डिवाइड करिए 36। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n और इंटू n + 47 इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 n - 2 आ गया। अब जरा n²
माइनस ऑफ 72 में से 47 सब्ट्रैक्ट करिए 25 और प्लस 72 इंटू 2 144 है ना, इक्वल टू 0। तो 16 और 9 में स्प्लिट हो गया, तो n की दो वैल्यू आ गई होगी 16 एंड 9। अब इसमें से कोई एक होगा और दूसरा नहीं होगा, है ना। किस बेसिस पर नहीं होगा, तो 9 होगा और 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसीलिए कि पॉलीगन का कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए यहाँ पर किस बेसिस पर रिएक्ट करते हैं। तो जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है वो 5 डिग्री है, ठीक है। तो मान लीजिए 16 नंबर ऑफ साइड्स हो तो 16th एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16th एंगल। इफ n is 16 then 16th angle will be 120 degree and plus 15 into common difference। जितने नंबर का टर्म निकालना होता है उससे एक कम d ऐड करते हैं, उससे एक कम टाइम्स d फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं। तो 16th टर्म निकालना हो तो a plus 15d 195 which exceeds 180 है ना, तो नहीं हो सकता, which is more than 180 डिग्री। समझ गए। तो इसीलिए